Hello students, the most welcome on Vibration of Physics YouTube channel by नरेश। देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया लेसन नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसके 50 क्वेश्चन एनालिसिस किए यानी 50 क्वेश्चनों के बारे में अपन ने देखा। ठीक, 50 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ थी उसमें से 30 क्वेश्चन अपन कर चुके, तो यानी डेट मीन्स पार्ट फर्स्ट एनालिसिस कर दिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो 30 के बाद यानी जो भी क्वेश्चन है 31 से, ठीक है, 50 60 55 जो भी है, ठीक है, उस पार्ट 2 को अपन एनालिसिस करती है चैप्टर नंबर 4। तो देखिए उसमें अपन क्वेश्चन 30 तक अपन यानी एनालिसिस कर चुके। क्वेश्चन देखिए 31। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब है यानी करंट सेंसिटिविटी। धारा सुग्राहिता का मतलब क्या है? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग यह है, धारा सुग्राहिता का मतलब यह है कि थोड़ा सा करंट फ्लो किया, धारा मापी में थोड़ा सा विद्युत धारा प्रवाहित की गई और उसमें बता विक्षेप आ जाए, तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहा है यानी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब उसकी सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो बताओ उसको किस प्रकार से अपन इंक्रीज कर सकती हैं, बढ़ा सकती है। तो बताओ इंक्रीज करने के तरीके पूछे इसने कि अपन धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्थायी चुंबक जो यूज किया है चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर। बताओ बी वेक्टर को बढ़ाकर, बी वेक्टर पड़ेगा तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक, तो बताओ उसमें फॉर्मूला अपन बात करें लास्ट वाला, तो फाई इक्वल टू जी आई, फाई इक्वल टू फॉर्मूला एन ए बी अपॉन के इंटू में आई। तो बताओ अपन को डिफ्लेक्शन बढ़ाना है, अच्छा काम करे, तो बताओ बी बढ़ेगा तो बताओ फाई भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा। फाई का मतलब विक्षेप, फाई का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? विक्षेप, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन। तो यहां से अपन बात करना चाहें तो बी को बढ़ाकर बताओ अपन सुग्राहिता का वैल्यू बढ़ा सकती है। इसके बाद विक्षेपित तो होने वाली कुंडली का क्षेत्रफल, देखो ये बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स क्षेत्रफल। किसकी बात करें अपन? क्षेत्रफल की। तो बताओ ए की वैल्यू बढ़ा के अपन क्या बढ़ा सकती है? फाई की वैल्यू बढ़ा सकती है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो बताओ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए बी आई। तो बताओ एन बढ़ा दिया, ए बढ़ा दिया, बी बढ़ा दिया तो फाई बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। या अपन बात करें यानी धारा सुग्राहिता एस आई या बताओ यानी आई एस, फाई अपॉन आई। तो बताओ यहाँ आई से आई कैंसिल, तो बताओ एन ए बी, आई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एन ए बी। एन बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, बी बढ़ा दो। तो बताओ इसमें फर्स्ट में बी को बढ़ाया है, ठीक, नेक्स्ट में बताओ कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाया है यानी एरिया बढ़ाया है और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं। तो बताओ तीनों को बढ़ाने पर करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की। यदि धारा को दुगना यानी करंट को डबल कर दिया जाए और विक्षेप कौन सी धारा मापी में दुगना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है ऐसा कौन सा धारा मापी है? गैल्वेनोमीटर है। ऐसा कौन सा धारा मापी गैल्वेनोमीटर है जिसमें फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। यानी कहने का मतलब करंट को दुगना करेंगे तो बताओ विक्षेप भी बताओ 2 फाई हो जाए। तो बताओ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फाई इक्वल टू जी आई, बताओ कौन से में होता है? चल कुंडली धारा मापी में। दैट मीन्स आंसर होगा इंग्लिश में मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में ध्यान रखें, यानी क्या होगा? यानी करंट को डबल करेंगे तो बताओ डिफ्लेक्शन विक्षेप भी डबल हो जाएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। तो इसका इज करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है।
तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोटर यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोटर में जब करंट फ्लो करती है तो वो रोटेट होती है, वो घूर्णन गति करती है। दैट मीन्स उसमें वास्तविक विद्युत धारा यानी वास्तविक एक्चुअल करंट फ्लो करेंगे। तो एक्चुअल करंट के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, और इंड्यूस करंट के लिए, प्रेरित धाराओं के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम काम आता है। जैसे यानी अपन बात करें एसी जनरेटर, उसमें इंड्यूस करंट आएगा, प्रेरित धारा, तो वहां दाएं हाथ का नियम राइट हैंड रूल, और यानी वास्तविक एक्चुअल करंट के लिए क्या आएगा, बाएं हाथ का नियम लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां से बताओ विद्युत मोटर क्या करती है, एक्चुअल करंट विद्युत धारा देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो बताओ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कौन सा लगेगा, बाएं हाथ का। अगर एसी जनरेटर पूछा जाता तो बताओ कौन सा लगता, दाएं हाथ का नियम। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, वैद्युत मोटर के लिए पूछा है, तो बताओ कौन सा आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि वैद्युत, उसमें क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान रखना एसी जनरेटर की बात हुई है, वैद्युत जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हुई है। तो अपन बात करें उसमें, तो देखिए यहां से समझे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि वैद्युत जनरेटर किस पर वर्क करता है, वैद्युत जनरेटर किस पर वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हुई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर ध्यान रखना, इसमें इंड्यूस करंट की बात होगी। इंड्यूस करंट दैट मीन्स प्रेरित धारा की, किसकी बात होगी, प्रेरित धारा इंड्यूस होगी, वो भी एसी होगी। तो ध्यान रखना इसमें अपन यानी कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक, एक्चुअल वास्तविक धाराओं के लिए बाएं हाथ का नियम लेफ्ट हैंड रूल, और यानी इंड्यूस करंट प्रेरित धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है बायो सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, यानी क्या पूछा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो यहां से देखिए बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बताइए dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां लिखेंगे I, और यहां लिखा जाएगा DL वेक्टर क्रॉस R कैप अपॉन में R स्क्वायर। देखिए जब यहां आप R क्यूब लिखते हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब आप यहां R कैप लिखते हैं तब तो नीचे R स्क्वायर लिखना। R कैप ऊपर लिखते हो यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, DL वेक्टर क्रॉस R कैप लिखें तो नीचे R स्क्वायर आएगा। और अगर R कैप का फॉर्मूला लगा देती है, R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड, तब बताओ DB वेक्टर क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में, बताओ वेक्टर लिख दिया तो नीचे R क्यूब। इंपोर्टेंट बात समझने की यह है, अगर यहां R कैप लगाती है तब तो नीचे R स्क्वायर आएगा, और जब यहां R वेक्टर लिखते हैं तो नीचे R क्यूब आएगा। तो देखिए यहां ऊपर देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें I नहीं है, IDL, बताओ ये गलत हो गया। IDL बताओ यहां क्या है, वेक्टर है, और नीचे बताओ R क्यूब है, और यहां देखिए वेक्टर है R स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन गलत। अगर यहां R कैप होता तो नीचे R स्क्वायर सही था। इसके बाद बात करें तो बताओ ये गलत हो ही गया, क्योंकि DL वेक्टर क्रॉस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट मीन्स ये ऑप्शन इज राइट। नीचे ऊपर R वेक्टर है तो नीचे R क्यूब, ऊपर R कैप है तो नीचे R स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 36। बायो सावर्ट नियम के लॉ के अकॉर्डिंग धारावाही अल्पांश के कारण बताओ, ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बताओ उससे दूरी डिस्टेंस R के साथ किस प्रकार डिपेंड करता है, किस प्रकार निर्भर करता है। तो बताओ यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर।
तो बताओ dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथ के नियम अनुसार B इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगा। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर, वो अपन देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 37 की। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है, देखिए समझें, क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है। तो समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है बताओ बी वेक्टर का यूनिट क्या नहीं है। तो अभी शुरू में देखा था अपन ने, बताओ बी फाई बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या एस वेक्टर। तो यहाँ से b इक्वल टू फाई बी अपॉन क्या आएगा, s लिखें या बताओ a लिखें। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको मिला के बताया था टेस्ला। तो बताओ टेस्ला, या बताओ एक फॉर्मूला b इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल m, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी ये होगा पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। तो बताओ इसे भी मिला के क्या बोल सकते हैं, टेस्ला कैपिटल टी, या सीजीएस की बात करें तो गॉस या गाउस। तो बताओ टेस्ला इसका यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट है इसका, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका यूनिट है नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बताओ ये कोई भी सीधा तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितने का, बताओ यहाँ से 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताओ इसके बाद तार से 48 आर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर दूर, ये आर 48 सेंटीमीटर दूर, यानी बी पूछा है। तो बताओ इसे सोल्व करेंगे एम्पियर परिपथ नियम के अनुसार, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहां से बताओ आई कितना है 12, 2 पाई इंटू बताओ 4, यानी 48 इंटू 10 की पावर -2, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये 2 बार कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12 से 4, ये बताओ कितना हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा प्लस का। तो बताओ 0.5 इंटू 10 की पावर -5, यानी यहां से देखिए माइनस कितना हो जाएगा 5, जब इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बताओ जिसे टेस्ला भी कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गए 38। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें इसमें अपन 39। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है एक लंबे सीधे तार में बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर है। कितनी एम्पियर है, 1 एम्पियर। आई की वैल्यू दी गई 1 एम्पियर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे दी 10 की पावर -5, बी की वैल्यू। तो बताओ डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस आर, यहां पर बी दे दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आर पूछा है, वापिस से वही फॉर्मूला पर लगाएं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां से आर ऊपर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। आर इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है, 1। नीचे बताओ 2 पाई इंटू बी कितना दिया है 10 की पावर -5, 2 बार कैंसिल, ऊपर जाएगा प्लस का, 2 इंटू 10 की पावर -7 किस में आंसर आएगा, मीटर में। तो यहां से बताइए, यानी इसमें यहां से +2 -2, तो बताओ मीटर में। अब इसमें पूछा है सेंटीमीटर में, किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में। तो बताओ सेंटीमीटर में आंसर अपन देना चाहे 1 सेंटीमीटर
0.2 सेंटीमीटर, तो बताओ ये हो जाएगा -2, तो यानी 0. यहाँ से देखिए मीटर में है, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना आ गया यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ये यानी 2 × 10⁻⁻2 किस में आया था, मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो बताओ 100 से मल्टीप्लाई, तो बताओ 2 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, बताओ बी वेक्टर में, कोई भी इलेक्ट्रॉन है बी वेक्टर में, यानी लंबवत परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से गमन करता है, अचानक चुंबकीय क्षेत्र बताओ घटाकर b/2 कर दिया जाए, यानी b डैश कितना कर दिया, b/2 कर दिया, तो बताओ पथ की रेडियस r, रेडियस के बारे में क्या कह सकती है, r = mv/qb। तो बताओ बाकी फिनोमिना चेंज नहीं किए, r बताओ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ 1/b, b को हाफ किया है, तो बताओ r डैश कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ b डैश होगा, b डैश की वैल्यू बताओ b/2, 2 ऊपर चल जाएगा, तो बताओ r डैश कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। इंक्रीज होकर बढ़कर कितनी हो जाएगी, बढ़कर 2r हो जाएगी, इंक्रीज होकर 2r हो जाएगी पथ की रेडियस। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की एनालिसिस में देखें, तो बता कोई भी आवेशित कण बता वेलोसिटी को डबल कर दिया, देखो ठीक ढंग का क्वेश्चन है, वेलोसिटी को डबल कर दिया, वेलोसिटी डबल v डैश = 2v कर दिया, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान भी डबल कर दिया, बताओ b डैश भी क्या कर दिया, 2b कर दिया, तो आवेशित कण चार्ज पार्टिकल के मार्ग की रेडियस बताओ त्रिज्या r की वैल्यू r डैश क्या होगा, ये पूछा है। तो r = बताओ mv/qb, तो यहां से r डैश = m, v क्या कर दिया 2v, q क्या और b क्या कर दिया 2b, बताओ 2 से 2 कैंसिल, तो r डैश किसके इक्वल आएगी, r के इक्वल, यानी कोई चेंजेज नहीं होगा, तो बताओ क्या रहेगी, अपरिवर्तित, यानी अनचेंज्ड रहेगी। जब बताओ v को डबल कर दिया वेलोसिटी, वेग को दुगना कर दिया, और चुंबकीय क्षेत्र बताओ मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल कर दिया, तो बताओ रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ठीक ढंग के क्वेश्चन है ये सभी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 42 क्वेश्चन ये कहता है दो पैरेलल कोई भी वायर्स है, समांतर कोई भी तार है, ठीक है, और उसमें करंट एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है दो समांतर तार हैं, बताओ ये दो पैरेलल वायर हैं, इनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बताओ करंट जब से यानी I1 और I2, तो बताओ ये इनके बिटवीन डिस्टेंस d है, तो बताओ F/L का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये डिस्टेंस L, बताओ F/L का फॉर्मूला पढ़ा μ0/4 पाई 2I1 I2/d, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, एकांक लंबाई में लगने वाला चुंबकीय बल F/L = μ0/4 पाई 2I1 I2/d, और ये भी बताया जब करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है तो ध्यान रखना अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन दैट मींस आकर्षण, प्रकृति कैसी होगी, आकर्षणात्मक, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो ध्यान रखना क्या होगा, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा, नेचर रिपल्सिव होगा, दैट मींस प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बताओ करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये कह रहा है आकर्षित करती है, सही बात है, क्यों, क्योंकि उनके मध्य चुंबकीय बल रखता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं अपन ड्रॉ कर सकती हैं, अंगूठा धारा की दिशा में तो ऐसे घूम के ऐसे, तो बताओ इसमें ऐसे करंट की यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इसमें भी ऐसे, तो बताओ अट्रैक्शन की वजह से ऐसे कंबाइंड ये हो जाएंगी, ऐसे कंबाइंड फॉर्म में ऐसे,
तो बताओ इनके मध्य में कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, करंट की डायरेक्शन सेम है तो आकर्षणात्मक प्रकृति होगी यानी अट्रैक्टिव नेचर होगा। और करंट विद्युत धारा की दिशा अगर विपरीत है तो ध्यान रखना नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, प्रतिकर्षणात्मक होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या उनके बीच में विभवांतर होता है, नहीं। अन्योन प्रेरक नहीं, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, कौन सा बल कार्य करता है, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बात करें अपन एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर किरण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे को क्या करती है, देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक ही दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, तो बताओ एक ही दिशा में जा रही है, तो बताओ उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो दोनों यानी यहां से एक ही दिशा में जा रही हैं, ऐसे दो समांतर है, ये इलेक्ट्रॉन ठीक है और बताओ ये इलेक्ट्रॉन। तो बताओ करंट इसमें कहां होगा, इधर, और इसमें कहां होगा, इधर। ठीक, अब बताओ इनके बीच में ये देखा जाए, सुने भाई दिक्कत ये भी है कि जैसे दो समांतरता धारा बह रही है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित। तो बताओ दोनों समांतर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जा रहे हैं। बताओ इस प्रकार अगर उनके बिटवीन डिस्टेंस नहीं है, d इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है दो ए समान दिशा में समान वेग से गतिशील, देखो समान दिशा में समान वेग से, वेलोसिटी भी सेम है, गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति कैसी होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक, तो बताओ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो बताओ ये इधर और ये इधर, किसकी वजह से, रिपल्सन, प्रतिकर्षण की वजह से। किसकी वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से, यानी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो बताओ एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो बताओ फैल जाएंगे, तो बताओ क्या होगा, अपसारी। क्या होगा, अपसारी। ठीक है, केंद्रित नहीं करेंगे, आकर्षण नहीं हो रहा, इन दोनों बताओ नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, फैल जाएंगे, यानी प्रकृति कैसी होगी, अपसारी प्रकृति होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 45, यदि अल्फा कणों के दो पुंज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दिशा में परस्पर समांतर गतिशील है, देखो एक यह है और एक यह है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अल्फा कण है, अल्फा कण, तो बताओ धनावेश पॉजिटिव चार्ज और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन में होती है गतिशील। तो बताओ इसमें भी करंट इधर है, इसमें भी करंट इधर है, तो बताओ जब धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा क्या है, समान, सेम, तो बताओ उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, डेट मीन्स अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बताओ उन दोनों, बताओ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं, आपस में कोई बल नहीं लगते, आपस में लंबवत चलने लगते हैं, आपस में आकर्षित करेंगे, तो बताओ आपस में आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, यानी आपस में आकर्षित करेंगे। इसके बाद बात करना चाहे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन ये कहता है 46 क्वेश्चन में कह रहा है एक आवेशित कण स्थायी व एक समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर हैं विराम अवस्था में छोड़ा जाता है। ठीक है, यानी छोड़ दिया विराम अवस्था में, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बताओ दूसरा बी वेक्टर, ऐसे यही इसी लाइन पर बताओ ई वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, और इसी लाइन पर बी वेक्टर है। यहां बताओ छोड़ दिया कोई भी कौन सा है चार्ज पार्टिकल, क्यों छोड़ दिया, तो बताओ वो कैसे गति करेगा, क्या पूछा है कैसे, तो बताओ पथ का डिपेंडेंसी बताओ बी वेक्टर, छोड़ दिया और ये कह रहा है दोनों समांतर है, क्या है समांतर, तो बताओ विराम अवस्था में छोड़ दिया, थीटा क्या है 0, थीटा क्या है 0, तो बताओ एफ बी इक्वल टू क्यों बी बी साइन थीटा, थीटा 0
तो बताओ एफ बी कितना लगेगा 0। यानी ध्यान रखना पथ का डिसाइडेशन, यानी उसका कैसा पथ होगा, किस रास्ते वो जाएगा, उसका निर्धारण ध्यान रखना चुंबकीय बल करता है। कौन करता है? चुंबकीय बल। थीटा 0 पर रेखीय पथ होता है, कोई चुंबकीय बल नहीं। थीटा 90 पर लंबवत गति करता, वो लंबवत होता है थीटा 90 पर, तो ध्यान रखना वृत्तीय पथ होगा, वृत्ताकार पथ में गतिशील होगा, ठीक, सर्कुलर पाथ बनाएगा। और थीटा 180 पर भी ध्यान रखना समांतर यानी रेखीय गति होगी लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक। तो बताओ इसमें क्या होगा थीटा 0 पर, यानी वो एक सीधी रेखा में, यानी क्या करेगा, यानी सीधी रेखा में पथ होगा, सरल रेखीय पथ होगा, यानी लीनियर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? लीनियर पाथ, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। क्या है ये? समांतर, क्योंकि वेलोसिटी v वेक्टर और b वेक्टर e वेक्टर सब पैरेलल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस में देखें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 47, किसी चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता की दिशा होती है, बताओ b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछी है। क्या पूछी है? डायरेक्शन। तो इसमें कह रहा है जैसे मैं कहूं ये b वेक्टर की डायरेक्शन है। क्या है भाई b वेक्टर की डायरेक्शन? ये कोई भी चार्ज पार्टिकल ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताओ b वेक्टर की डायरेक्शन में अगर v वेक्टर से जाता है तो बताओ थीटा कितना है? 0। तो बताओ एफ बी या एफ एम की वैल्यू कितनी होती है? 0। चुंबकीय बल का मान 0। तो बताओ जिधर ये जाएगा, बताओ इसका पथ कैसा होगा? रेखीय पथ होगा, यानी लीनियर पाथ होगा। तो ध्यान दें लीनियर पाथ होगा, तो बताओ इस दिशा में ये गति करेगा। तो ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश कण पर कार्य करने की नहीं। बताओ चुंबकीय क्षेत्र कण पर कार्य लंबवत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की वह दिशा जिसमें जिसके अनुदिश है, अगर उसके बताओ चुंबकीय क्षेत्र की वह दिशा बी वेक्टर की वह दिशा जिसके अनुदिश गतिमान आवेश पर चार्ज पार्टिकल पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो अगर कोई बल कार्य नहीं करेगा ना, तो बताओ वी वेक्टर ही किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? बी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करेगा। बताओ अगर एफ एम की वैल्यू 0 है तो बताओ वी वेक्टर जिस दिशा में जाएगा, बताओ वी वेक्टर चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण किस दिशा में जाएगा? बी वेक्टर की दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 0 तभी 0 बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा तभी जाके एफ एम इक्वल टू 0 बनेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? चुंबकीय क्षेत्र की वह दिशा जिसके अनुदिश गतिमान आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, यदि किसी चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी का मतलब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा दी, तो अभी अपन ने देखा, तो बताओ उसकी सुग्राहिता, दोबारा क्वेश्चन आया है, तो बताओ आई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए बी, एन बढ़ाएंगे तो आई एस भी बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो बताओ बढ़ जाती है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, क्वेश्चन 49 एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो अपन एनालिसिस करें क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है एक लंबी करंट की रिंग सोलेनोइड है, एक परिनालिका है। क्या है भाई? एक परिनालिका, परिनालिका में दो परिनालिका है, दो करंट के रिंग सोलेनोइड है। ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और हिंट भी इसका सॉल्यूशन दिया है, तो देखिए आज समझें। ये कह रहा है कोई भी करंट के रिंग सोलेनोइड धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका में B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, या तो ये लिखें या B इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल, और यहाँ क्या होगा? आई। लेकिन इसमें कह रहा है प्रति सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर फर्स्ट में और पर सेंटीमीटर ही सेकंड में। तो पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई की बात हुई है लेकिन लेंथ सेंटीमीटर में। तो बताओ ये फॉर्मूला देखें, बताओ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 और बताओ I1, 1 के लिए लिखेंगे B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 I2। फर्स्ट में बताओ ये दे रखा है B1 दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और आपसे B2 पूछा है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? B2, और सेकंड में करंट कितना है? I/3। फर्स्ट में बताओ करंट कितना है? I। तो यहां से बताओ दोनों को डिवाइड किया जाए
तो बताओ B2 अपॉन B1 इक्वल टू क्या बनेगा, N2I2 अपॉन N1 I1। तो यहां से देखिए ये N2 है, स्मॉल n, ठीक। तो यहां से बताइए अपन को B1 दिया है, N1 N2 दिए हैं, I1 I2 दिए हैं। तो बताओ नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व किया जाए तो बताइए B2 अपॉन B1 कितना है 6.28 इंटू 10 की पावर -2। यहां से N2 100 करंट कितना I/3 और नीचे बताओ N1 कितना है 200 और करंट कितना I। 2 0 से 2 0 कैंसिल, I से I कैंसिल। तो बताओ B2 अपॉन 6.28 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा कि यहाँ से 1/6। तो बताओ ये ऊपर चल जाएगा तो B2 इक्वल टू क्या आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में क्या आएगा 6। जब डिवाइडेशन करेंगे तो 1.05 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 49 न्यूमेरिकल था, इस टाइप से अपन ने सॉल्व किया। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का एनालिसिस देखें तो 50 क्वेश्चन ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 50 ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहता है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित कण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक आवेशित कण कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यों, एक नियत वेलोसिटी से v इक्वल टू कांस्टेंट से चलता है एक ऐसे क्षेत्र में जहां, बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ध्यान रखना कि वो तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, नियत वेग से चलेगा जब उस पर टोटल फोर्स की वैल्यू 0 हो। यानी टोटल फोर्स की बात करें तो E वेक्टर भी है और B वेक्टर भी है। तो बताओ जब दोनों फील्ड प्रेजेंट होती है तो वहां फोर्स लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज बल लगता है। तो बताओ F इक्वल टू टोटल F नेट क्या लगेगा QE वेक्टर या QE प्लस या वेक्टर फॉर्म में लिख लें V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये तो इसमें दो कंडीशन बढ़ती है। देखो वो ऐसे क्षेत्र में है, या तो बताओ F नेट 0 कब होगा, F नेट 0 तब होगा जब बताओ ये यहां से वो नियत वेग से गतिशील कब रहेगा, बताओ यहां से जब B 0 हो जाए, या तो बताओ दोनों 0 हो जाए तब न F नेट 0। जब बताओ ऐसे फील्ड में जहां बताओ दोनों 0, या बताओ दूसरा ये देखें कि E इक्वल टू 0। देखो अगर एक कंडीशन ये भी बढ़ती है भाई दोनों फील्ड 0 ले लें, E 0 ले लें और B 0 ले लें, तब तो F नेट 0 होगा ही, ठीक है। इसके अलावा अच्छी कंडीशन कौन सी बनती है, ये तो है ही, ठीक है। लेकिन इसको ना मान के इसके अलावा और अच्छी कंडीशन क्या मान सकती है, अगर वहां फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर दोनों फील्ड नहीं है तो बताओ वहां सेंसलेस बात हो गई, वहां ऐसे क्षेत्र बताना क्या है सेंसलेस है। लेकिन देखो अगर E वेक्टर 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर V वेक्टर बताओ यहां से अगर मान लीजिए E वेक्टर 0 हो जाए, E वेक्टर 0 हो गया और ये कंडीशन बन जाए V वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर या पैरेलल मान लीजिए B वेक्टर, बताओ यहां से E वेक्टर 0 होने से बताओ ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये पैरेलल होने से बताओ V B साइन थीटा। तो बताओ जब पैरेलल है तो थीटा कितना बन जाएगा, यानी 0, थीटा 0 बनते ही बताओ साइन 0 की वैल्यू 0। तो बताओ ये टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो बताओ यहां अपन ने B वेक्टर 0 नहीं लिया, ध्यान रखना V वेक्टर पैरेलल लिया है B वेक्टर के। तो ध्यान रखना अगर E 0 ले लें और B को 0 ना लें तब भी बताओ F नेट वेक्टर कितना आएगा 0। तो बताओ ऐसा फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं और मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन V वेक्टर पैरेलल है किसके B वेक्टर के, समांतर है, तब भी बताओ ये चुंबकीय बल का मान कितना आएगा 0। तो बताओ कौन सी अच्छी कंडीशन बनती है, E की वैल्यू तो बताओ 0 हो जाए और B वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 0 ना हो लेकिन V वेक्टर कैसे
बताओ v वेक्टर पैरेलल हो b वेक्टर थीटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो बताओ एफ नेट वेक्टर इक्वल टू 0 प्लस 0, कितना आंसर आएगा 0। तो बताओ ऐसा अपन फील्ड भी प्रेजेंट है, क्षेत्र भी उपस्थित है, और बताओ एफ नेट वेक्टर भी 0। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है। तो बताओ ये तो ध्यान रखना, जहां ई वेक्टर नहीं 0 नहीं है वहां बताओ क्या एफ ये 0 हो पाएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बताओ ई 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ये संभव है और ये भी संभव है, लेकिन फील्ड बताना चाहे तो कौन सा ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैसे, ई वेक्टर तो 0 हो जाए और बता बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बता बी वेक्टर पैरेलल हो जाए बी वेक्टर के, थीटा क्या हो जाएगा 0। तो बताओ साइन 0 की वैल्यू 0, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक, नेक्स्ट ये 50 क्वेश्चन एनालिसिस अपने हुए। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक ऑफ स्पेस। ब्लैंक ऑफ स्पेस में अपन देखना चाहें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर चुंबकीय बल आघूर्ण बताओ टॉ की वैल्यू मैक्सिमम है। टॉ की वैल्यू देखिए एक बार थोड़ा साफ कर लेते इसको, टॉ की वैल्यू मैक्सिमम है। टॉ की वैल्यू जहां मैक्सिमम होती है, टॉ की वैल्यू बल आघूर्ण टॉर की वैल्यू मैक्सिमम है, और टॉ का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, यानी जहां थीटा 90 बनेगा वहां टॉ मैक्सिमम होगा, यानी एम बी होगा, यानी वो कह रहा है लूप का तल यानी उसका प्लेन चुंबकीय क्षेत्र बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए टॉ मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट, शंट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, यानी शंट क्या होगा, लो रेजिस्टेंस वायर, अल्प प्रतिरोध तार होगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो बताओ गतिशील कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उस पर ध्यान रखना लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज बल लगता है, लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल अभी बताया। ठीक, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा, चुंबकनशीलता का क्या पूछा है, एसआई मात्रक। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एसआई मात्रक या तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या बताओ हेनरी पर मीटर भी बता सकती है, हेनरी पर मीटर। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक बताओ क्या होगा, और एक पूछा है चुंबकीय क्षेत्र, बताओ चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक, तो बताइए अपन ने कुछ ब्लैंक ऑफ स्पेस देखे, तो ध्यान दें इस फोर्थ लेसन में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैंने दो पार्ट बनाई। एक तो पार्ट फर्स्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, और बताओ एक पार्ट सेकंड जिसमें 31 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यानी 6 ब्लैंक ऑफ स्पेस। तो इसके चैप्टर के करीब यानी 50 क्वेश्चन एनालिसिस के बीच में एक दो क्वेश्चन में स्प्रिंट थे, उनको अपन सही करके बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इसके अपन 56 क्वेश्चन कर चुके जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।